Hello student, how are you all? Welcome to Safe Classes. Today we are starting a batch for C Intermediate student. और बैच को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस जो मेरे सामने अलग अलग बच्चों के माध्यम से आए हैं मैं उन्हें डिस्कस करना चाहता हूँ, स्ट्रेटेजी को डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे। 3 तरह के जो क्वेश्चन हैं सबसे ज़्यादा मेरे पास आए हैं। पहला क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट का ये मानना है कि ये सोचना है कि सर क्या हमें अभी से बैच स्टार्ट कर देना चाहिए या हमें रिजल्ट तक का वेट करना चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हमें एक ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए या बोथ ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हमें फेस टू फेस क्लासेस लेनी चाहिए या ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस की तरफ ही हमें जाना चाहिए। वन बाय वन कर करके मैं एक एक क्वेश्चन का आपका जवाब देता हूं कि पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हमें अभी से क्लास स्टार्ट करनी चाहिए या वेट करना चाहिए रिजल्ट आने तक का। देखिए, मेरा अपना स्ट्रांगली मानना ये है कि आपको क्लासेस अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेव क्लासेस आपसे कुछ भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा है टिल द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अगर कुछ पैसा हम आपसे चार्ज करते तब तो सोचने का एक कारण आपके पास बनता है कि पता नहीं पास होंगे या नहीं होंगे। अगर पास नहीं हुए तो क्या हमारी फीस रिफंड होगी या नहीं होगी। जब मैं ये कह रहा हूं कि आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ विनिंग पोजीशन में हैं। अगर आपका रिजल्ट फेवरेबल रहता है तो जब तक आपका रिजल्ट आएगा, जब तक आप 15% से 20% तक का कोर्स खत्म कर चुके होंगे, और उन बच्चों के मुकाबले जो रिजल्ट आने के बाद बैच स्टार्ट करेंगे, तो उन बच्चों के मुकाबले आप बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे और कॉन्फिडेंस आपका बहुत चरम सीमा पर होगा। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपके पास अभी से बैच ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका जवाब मैंने दिया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या सर हमें एक ग्रुप के लिए जाना चाहिए या बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कहूंगा कि अभी वेट कीजिए, रिजल्ट आने तक का वेट कीजिए। अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी को चालू रखिए, स्टडी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पिछले एक साल से स्टडी सभी बच्चों की काफ़ी सफ़र हुई है। काफ़ी बच्चों ने नवंबर में पेपर दिए हैं, कुछ बच्चों ने ऑप्ट आउट भी कर लिए हैं। तो हमें मालूम है कि किस परिस्थिति से बच्चा गुजरा है। तो अभी तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपना जो स्टडी का जो पैटर्न है, जो खत्म हो चुका है, जो माहौल था स्टडी का वो खत्म हो चुका है, उसे उस रिदम को एक बार चालू करना है। एक बार रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि किन बच्चों के लिए एक ग्रुप की तैयारी करना बेहतर है, किन बच्चों के लिए बहुत ग्रुप की तैयारी करना बेहतर है। हाँ, वैसे मैं बता दूं आपको कि अगर बच्चे ये सोच रहे हैं कि बहुत ग्रुप में बिल्कुल डबल मेहनत करनी पड़ती है तब जाके बहुत ग्रुप क्लियर होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर एक ग्रुप में 100% तैयारी करनी है तो एक्स्ट्रा 30% या 40% तैयारी करके बच्चा बहुत ग्रुप निकाल सकता है। जस्ट डबल तैयारी नहीं करनी पड़ती, जस्ट डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती है। केवल 30 to 40% एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के बच्चा बहुत ग्रुप क्लियर कर सकता है। और ये भी मैं बता दूं, कोरोना काल है, अभी 2020 भी निकल चुका, 21 में भी इसका इफेक्ट रहेगा। तो इंस्टीट्यूट अपने जो रिजल्ट है वो बेहतर रखेगा। इस बार जो बच्चों ने पेपर दिए होंगे दिसंबर 20 में फाउंडेशन के, आप देखिएगा पासिंग परसेंटेज पिछले सालों के मुकाबले काफी बेहतर रहने वाली है। तो पेपर बिल्कुल भी ना छोड़ें, अटेम्प्ट बिल्कुल भी ना छोड़ें, जो भी आपके पास अटेम्प्ट है उसे बिल्कुल भी छोड़ने की गलती ना करें। थोड़े से भी एफर्ट अगर आप लगाएंगे तो इंस्टीट्यूट हर हालत में आपको पास करेगा, ये मेरा मानना है। तीसरा जो क्वेश्चन है कि सर फेस टू फेस क्लासेस लेनी चाहिए या ऑनलाइन मोड में ही लेनी चाहिए, तो मेरा अभी भी ये मानना है, मैं फेस टू फेस क्लासेस भी देता हूँ। अभी फेस टू फेस के लिए नहीं जाना चाहिए। बैचेज लूंगा, मैं फेस टू फेस क्लासेस भी ले रहा हूँ मैं बैचेज, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है फेस टू फेस क्लासेस में नहीं जाना चाहिए। जैसा कि आप सुन रहे होंगे अभी कुछ दिनों से दोबारा से कोरोना 2.0 और बल्कि कोरोना 3.0 ने भी दस्तक दे दी है अलग अलग देशों में। पिछले साल को भी अगर आप कंसीडर करें तो इंडिया में काफ़ी बाद में इफेक्ट आया था और फिर कितनी उसने तबाही मचाई थी इंडिया में भी। तो कुछ नहीं पता कि गवर्नमेंट को क्या डिसीजन लेने पड़े और कोरोना 2.0 कितना खतरनाक साबित हो या कोरोना 3.0 कितना खतरनाक साबित हो।
तो मेरा मानना ये है कि इस साल भी आपको घर बैठ के ही तैयारी करनी चाहिए। अब मैं अपने बारे में बता दूं, आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं कि सर आपके जो बैचेज हैं वो किस किस तरीके से उपलब्ध रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो बैचेज हैं, टाइप ऑफ बैचेज हैं, वो दो तीन तरीके से उपलब्ध हैं। एक तो फेस टू फेस क्लासेज हम लोग लेते हैं, इसके अलावा ऑनलाइन मोड में भी लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ बैचेज जो रहेंगे हमारे, टाइप्स ऑफ बैचेज जो रहेंगे, टाइप्स ऑफ बैचेज जो रहेंगे वो फेस टू फेस रहने वाले हैं। एक तो फेस टू फेस रहने वाले हैं, फेस टू फेस क्लासेस रहने वाली हैं, और एक ऑनलाइन क्लासेस रहने वाली हैं। सर ऑनलाइन में भी किस तरीके से रहेंगी आपकी क्लासेस? ऑनलाइन में भी मैं आपको बता देता हूं कि तीन तरीके होते हैं। एक तो है ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ऑनलाइन लाइव क्लासेस। जो ऑनलाइन लाइव क्लासेज हैं वो जस्ट लाइक ए फेस टू फेस क्लासेज हैं, यानी कि मैं अपनी क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँगा और साथ के साथ बच्चे मेरे से रियल टाइम में जुड़े हुए होंगे। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे से, वो क्वेश्चन आंसर भी पुटअप कर सकते हैं वॉइस मैसेजिंग के थ्रू भी, ना केवल टाइप करके। बच्चों के साथ ऑनलाइन लाइव क्लास में लगता है कि टाइप करके ही अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेज जो मैं दूंगा, लाइव क्लासेज, वो अपने ऐप के थ्रू दूंगा। और हमारा जो ऐप है सेव द लर्निंग ऐप के नाम से है, वो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तरीका मैं बता दूंगा आपको। तो वहाँ आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेज मिल जाएंगी। और ऑनलाइन लाइव क्लासेज में क्या होगा कि आप क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं वॉइस मैसेज के थ्रू। जैसे हमारी बातचीत होती है फेस टू फेस क्लासेज में, वैसे ही आप ऑनलाइन लाइव क्लासेज में भी कर सकते हैं। एक है रिकॉर्डेड पेन ड्राइव, रिकॉर्डेड पेन ड्राइव क्लासेज। रिकॉर्डेड पेन ड्राइव क्लासेज में क्या है कि आप हमारे पेन ड्राइव परचेज कर सकते हैं क्लासेज की, और घर पर आप लैपटॉप के माध्यम से उसे देख सकते हैं। सर पेन ड्राइव में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, वैसे तो आएगी नहीं, क्योंकि जब हम लोग बैच लेते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। हमें मालूम है कि बच्चा हमारे सामने नहीं है। तो जैसे न्यूमेरिकल अगर बात करें, हम फ्रैक्शन की बात करें, तो अगर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसका सॉल्यूशन वीडियो क्लासेस के माध्यम से देख सकते हैं। और एक है रिकॉर्डेड गूगल ड्राइव क्लासेस, रिकॉर्डेड गूगल ड्राइव क्लासेस, गूगल ड्राइव क्लासेस। ये जस्ट लाइक ए पेन ड्राइव क्लासेज ही होती हैं, केवल ट्रांसमिशन का माध्यम अलग है। पेन ड्राइव में पेन ड्राइव के माध्यम से आपको क्लासेज दी जाती हैं, उसकी कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाती है क्योंकि पेन ड्राइव की कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा तरीका है रिकॉर्डेड गूगल ड्राइव, वो आपको मेल के थ्रू, गूगल ड्राइव के थ्रू आप को भेज दी जाती हैं, और वहाँ से आप गूगल ड्राइव के थ्रू आप अपने क्लासेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हैं टाइप्स ऑफ बैचेज हमारे, फेस टू फेस बैचेज हैं, जो फिलहाल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लें। लेकिन अगर फेस टू फेस जैसी क्लासेज आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेज के माध्यम से भी आपको मिल सकती हैं। जो बाकी जो दो माध्यम है वो रिकॉर्डेड पेन ड्राइव और रिकॉर्डेड गूगल ड्राइव क्लासेज हैं। ये चलिए मैंने आपको बता दिया कि हमारे किस तरह से बैचेज रहने वाले हैं। अभी जो आप आज की क्लास देख रहे हैं वो देख रहे हैं यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आज लाइव स्ट्रीमिंग में भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि शुरू की एक आध क्लासेज में आप मैसेजिंग के थ्रू कोई क्वेश्चन पुटअप ना करें। मैं जब आपको 2-3 क्लासेज के बाद मैं आप लोगों को शिफ्ट करूंगा अपने ऐप पर, तो ऐप में आप मेरे से लाइव चैटिंग के थ्रू और लाइव वॉइस मैसेज के थ्रू भी आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो तब हम वहाँ पर क्वेश्चन आंसर देंगे और वही आपको फीलिंग आएगी जैसे फेस टू फेस क्लासेज में आती है। ठीक है। और रिकॉर्डेड क्लास मैंने आपको बता ही दिया कि हर एक के अपने कुछ फायदे हैं। रिकॉर्डेड क्लासेज में क्या होगा, आप चाहे पेन ड्राइव के माध्यम से लें चाहे गूगल ड्राइव के माध्यम से लें, उसमें मैं 3 टाइम्स आपको व्यू दूंगा। 3 टाइम में एक ही क्लास को आप 3-3 बार भी देख सकते हैं, जब भी आप चाहें तब देख सकते हैं। उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लाइव क्लासेस में क्या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पर्टिकुलर टाइम होगा, उस टाइम में ही आपको मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए
अब बात आती है सर कि हमें सी इंटरमीडिएट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद फिर सीधे अपने पेपर पर आऊँगा। जो सी इंटरमीडिएट है, सी इंटरमीडिएट है, सी इंटरमीडिएट है, उसमें दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। फटाफट मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं सीधे अपने पेपर पर आऊंगा। पहला पेपर है अकाउंट्स का, दूसरा पेपर है कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ। तीसरा पेपर है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का, और फोर्थ पेपर आपका टैक्सेशन एंड जीएसटी का, यहाँ पर भी 4 पेपर हैं ग्रुप 2 में। एक है एडवांस अकाउंटिंग का, दूसरा पेपर है ऑडिटिंग का, तीसरा पेपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, और फोर्थ पेपर है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इको का। ये आपके 8 पेपर हैं। ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं, ग्रुप 2 में 4 पेपर हैं। हर एक पेपर आपका 100 मार्क्स का है, हर एक पेपर आपका सब्जेक्टिव है, एक्सेप्ट फॉर पेपर जिन पर मैं स्टार मार्किंग करूंगा, यानी कि ग्रुप 1 में कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ और टैक्सेशन एंड जीएसटी, इन 2 पेपर में 30% जो होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आपने सीए फाउंडेशन लेवल पर इकोनॉमिक्स और क्यूए में अटेम्प्ट किए। वहाँ इको और क्यूए 100% ही एमसीक्यू थे, लेकिन यहाँ पर जो 2 पेपर हैं, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4, ये मैं खुद लूँगा। ये मेरे पर्सनल मतलब मेरे खुद के पेपर हैं। कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ भी मैं खुद पढ़ाऊँगा आपको, और टैक्सेशन जीएसटी भी मैं खुद पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर 2 पेपर आपके 30% एमसीक्यू हैं। ग्रुप 2 में अगर बात करें तो पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3, इनमें 30% एमसीक्यू हैं। जो आपका पेपर नंबर 1 है और पेपर नंबर 4 है, वो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव रहेगा। अब सीधे मैं अपने पेपर पर आता हूं। ग्रुप 1 के अगर पेपर की बात करें, हमारे पास सारे सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल हैं। चॉइस आपके पास रहेगी कि आपको सब्जेक्ट वाइज हमसे परचेज करना है कोर्स, या ग्रुप वाइज आपको परचेज करना है। सब्जेक्ट वाइज में भी, चैप्टर वाइज भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये रहता है कि ऑलरेडी वो कहीं से क्लास ले चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्हें एक आध चैप्टर में कोई परेशानी अनुभव हो, तो बच्चे के मन में ये रहता है दोबारा पूरा बैच लेना बड़ा मुश्किल है, और एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उस चैप्टर में परेशानी आ रही है, तो चैप्टर वाइज भी हमारे से वो क्लासेस ले सकते हैं। जो आप दिए गए नीचे नंबर हैं, उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे से क्लास ले सकते हैं, और वो क्लासें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। अब बात करता हूं मैं अपने जो पेपर हैं, पेपर 2 और पेपर 4। आज मैं स्टार्ट करूंगा पेपर 4। 2-3 दिन आपके लिए पेपर 4 ही मैं स्टार्ट करूंगा। टैक्सेशन एंड जीएसटी, उसके 2-3 दिन बाद कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो पेपर 4 है, पेपर 4 जो है वो है टैक्सेशन एंड जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो टैक्सेशन है वो आएगा 60 मार्क्स का, और जो जीएसटी है वो आएगा 40 मार्क्स का। अब हम पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से है। इसके जो पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 2। पार्ट 1 30 मार्क्स का होगा, एमसीक्यू जो मैंने आपको बताया है, एमसीक्यू बेस्ड होगा। अलग पेपर मिलेगा और अलग ही आपको आंसर शीट मिलेगी, जो कि आपको क्लासरूम में डिपॉजिट करके आनी पड़ेगी, पेपर को भी और आंसर शीट को भी। इसमें जो टैक्सेशन के एमसीक्यू होंगे, जो टैक्स के एमसीक्यू होंगे, जीएसटी के एमसीक्यू होंगे, टैक्सेशन के होंगे 18 मार्क्स के, और जीएसटी के होंगे 12 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे।
जो पार्ट 2 है उसमें सबसे पहले एक पार्ट ए होगा, एक पार्ट बी होगा। पार्ट ए जो होगा रिलेट वो टैक्स के पेपर से रिलेट होगा, और पार्ट बी जो रिलेट होगा वो जीएसटी के पेपर से होगा। इसमें पार्ट ए में क्वेश्चन 1 to 4 हैं, और पार्ट बी में क्वेश्चन 5 to 8 आपके पास रहेंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन पार्ट ए में रहेंगे टैक्स में, और 4 ही क्वेश्चन आपके पार्ट बी में रहेंगे जीएसटी में। जो पार्ट ए है उसका क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी, यानी पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, और बाकी आपको एनी 2 फ्रॉम रेस्ट 3, यानी कि अगले 3 में से कोई से भी 2 आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन की वेटेज रहेगी वो रहेगी 14 मार्क्स ईच, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है रहेगा 14 मार्क्स का रहेगा। तो 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे 3, तो 14 3 42। इस तरीके से जो सब्जेक्टिव पार्ट है टैक्स में से 42 का आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, एमसीक्यू में से 18 करने पड़ेंगे, तो इस तरह 60 नंबर का पेपर ये टैक्सेशन का हो जाता है। जो पार्ट बी है, पार्ट बी में भी जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 है वो कंपलसरी है। इसके अलावा आपको करने पड़ेंगे एनी 2 फ्रॉम रेस्ट 3, यानी कि बाकी 3 बचे हुए में से कोई से 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इनकी जो वेटेज है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो तो 8 नंबर का रहेगा। इसके अलावा जो बाकी के 2 क्वेश्चन हैं वो 10-10 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से 8 नंबर का क्वेश्चन 1 रहेगा, और जो बाकी के 3 क्वेश्चन हैं उनमें से 2 करने होंगे वो 10-10 नंबर के रहेंगे। तो 20 + 8 28 नंबर का आपको सब्जेक्टिव करना है आपको जीएसटी में से। अब 12 नंबर का जीएसटी जो एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो इस तरीके से 28 + 12 40 मार्क्स का जीएसटी का पेपर आपका रहेगा। तो टैक्सेशन और जीएसटी मिला के ये पेपर नंबर 4 बैठता है, जो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, पहले सब्जेक्ट को लेने से पहले मैं आपको अपना तरीका बता देता हूं कि किस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा इस पेपर को। अगर आप अपने सीनियर से पूछेंगे किसी से भी, तो पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4, पहले अगर ग्रुप की बात करूं तो सबसे मुश्किल पेपर यही माने जाते हैं, या मैं ये कहूं कि पूरे सीए उसमें चाहे सी इंटरमीडिएट है चाहे सी फाइनल है, सबसे मुश्किल पेपर आपको जो भी थ्योरी का पेपर होगा वो मुश्किल लगेगा, बशर्ते कि अगर वो सब्जेक्टिव हुआ। अगर ऑब्जेक्टिव है तो वो इजी लगेगा, लेकिन अगर सब्जेक्टिव पेपर है और वो भी थ्योरी का पेपर है तो वो आपको मुश्किल लगने वाला है। तो यकीन मानिए, शुरू की 5 क्लासेस आपको मेरे से लेनी है। 5 क्लासेस लेने के बाद आपको ये पेपर सबसे इजी लगने लगेंगे, क्योंकि जो मेरे पढ़ाने का तरीका रहेगा इसमें मैं एक एक नोट आपको क्लासरूम के अंदर ही बनवाने वाला हूं। जैसे अगर टैक्स की बात करें तो एक एक प्रोविजन लो का, टैक्स का, मैं आपको आपके खुद की हैंड राइटिंग में लिखवाने वाला हूं। जो मैं नोट दूंगा आपको, पीडीएफ में जो दूंगा आपको, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की पीडीएफ रहेगी, जिसके सॉल्यूशन मैं आपको यहां करवाऊंगा। थ्योरी के पूरे नोट मैं आपको खुद ही लिखवाने वाला हूं। तो जब आप क्लासरूम में मेरे साथ लिखेंगे थ्योरी के नोट्स को, तो आपको सारा का सारा याद क्लासरूम के अंदर ही हो जाएगा। घर पर आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये यकीन मान लीजिए मेरा। 5 क्लासेस में से आपको लेनी है, और 5 क्लासेस के बाद आप खुद फर्क देख लेंगे कि आपको साथ के साथ याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। ना केवल याद हो रहा है बल्कि रिटेन भी रहेगा आपको। देखिए, 2 बातें होती हैं। कई बार हमें भ्रम पैदा होता है कि हमें याद हो रहा है, एक ही चीज को मैं 5 बार आपके सामने क्लासरूम में बोल रहा हूं, तो आपको लग रहा है कि आज का जो सिलेबस था, आज का जो कंटेंट था, मुझे आज याद हो गया है। लेकिन जब आप उसे 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आप देखते हैं तो आपको लगता है बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी याद नहीं रहा है। तो उसका कारण क्या है? जब तक आप लिखेंगे नहीं अपने हाथ से थ्योरी को, जब तक रिटेंशन पावर कमजोर होती है। हमें 2 बातों पर ध्यान देना है, याद भी करना है और साथ के साथ रिटेन भी करना है। ऐसा अगर आपको याद हो रहा है लेकिन रिटेन नहीं हो रहा है, तो उस याद का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आज 9-10 महीने हैं पेपर के लिए।
अगर मैं आज कोई चीज़ याद करा रहा हूँ तो पेपर में आपको परफॉर्म करना है 9-10 महीने बाद, तो क्या आपको तब तक भी याद है या नहीं है, ठीक है। तो रिटेंशन तभी मजबूत होती है अगर आपने अपने हाथ से ही नोट्स बनाए हो। 2 रजिस्टर आपको बनाने हैं टैक्सेशन में, एक बनाना है कॉन्सेप्ट का रजिस्टर, 2 रजिस्टर आपको मेंटेन करने हैं, 2 रजिस्टर आपको मेंटेन करने हैं। एक रजिस्टर मेंटेन होगा कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल के लिए, जो मैं आपको साथ कराऊंगा, और दूसरा जो होगा वो होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें होंगे, एक रजिस्टर में कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल होंगे, दूसरे रजिस्टर में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे उनके सॉल्यूशन हमें करने पड़ेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रजिस्टर मेन होगा, क्योंकि पेपर की जब लास्ट तैयारी, आपका लास्ट रिवीजन चल रहा होगा, तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बार बार करके नहीं देखने। अगर आप उस समय करके देख रहे हो तो ये मान लीजिए कि आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है, क्योंकि थ्योरी पेपर में मेन होते हैं कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में उनका केवल एप्लीकेशन है। आपको कॉन्सेप्ट अगर नहीं आते हैं, कितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे, आप क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने होगा और आप ब्लैंक होंगे, या कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे फिनिश करूँ। तो वो एक गड़बड़ जो होती है वो है आपकी, अगर कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड नहीं है। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। और पेपर के समय आपको यही रजिस्टर आपको रिवाइज करना है, बार बार आपको 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार, जितनी बार भी आप रिवाइज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल का रजिस्टर, उतनी बार आपको रिवाइज करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का रजिस्टर अभी बनाना है, हमें खूब प्रैक्टिस करनी है। एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कई ढेरों सारे क्वेश्चन होंगे जो हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको बिल्कुल रट जाएगा और रिटेन भी रहेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 2 रजिस्टर आपको मेंटेन करने हैं। अब बात करते हैं सर हम टैक्सेशन की, टैक्सेशन एंड जीएसटी का जो पेपर है, ये पेपर 4 है। इसमें भी आज हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, इसमें भी हम बात कर रहे हैं आज इनकम टैक्स की। अब आपके सामने ये वर्ड आया इनकम टैक्स, तो वर्ड आते ही इसका सबसे पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि सर इनकम टैक्स है क्या। ये जो इनकम टैक्स है ये 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है, इनकम प्लस टैक्स। सर ये टैक्स क्या है? देखिए, टैक्स इज ए फाइनेंशियल बर्डन imposed by the government on the citizen of a country। टैक्स एक फाइनेंशियल बर्डन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है अपने देश के निवासियों के ऊपर, और हर देश लगाता है, और पुराने समय से ही ये पद्धति चलती हुई आ रही है। अगर आप पुराने समय में जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, उस समय से भी देखें तो राजा महाराजा अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए टैक्स लगाया करते थे। तो टैक्स क्या है? टैक्स इज ए फाइनेंशियल बर्डन। टैक्स इज ए फाइनेंशियल बर्डन imposed by गवर्नमेंट ऑन सिटीजन। यानी कि टैक्स एक फाइनेंशियल बर्डन है जो कि इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा अपने निवासियों के ऊपर। सर इनकम टैक्स क्या है? तो इनकम टैक्स को समझना बड़ा आसान है। एक ऐसा फाइनेंशियल बर्डन जो आपकी इनकम कमाने के ऊपर लगाया जाता है, ऐसे टैक्स को कहा जाता है इनकम टैक्स। अगर गवर्नमेंट आपकी इनकम के ऊपर नजर रख रही है कि कौन व्यक्ति कितना कमा रहा है और उसके हिसाब से उसे टैक्स देना है, तो ऐसे टैक्स को कहा जाता है इनकम टैक्स। क्योंकि टैक्स और भी तरह के होते हैं, जैसे आप दूसरा टैक्स भी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब हम जीएसटी की बात करेंगे तो उस समय बताएंगे कि जीएसटी क्यों लगाया जाता है। सर अच्छा, ये तो पता लग गया टैक्स क्या है, और इनकम टैक्स भी पता लग गया क्या है। अब हमें ये तो बताइए कि सर गवर्नमेंट टैक्स लगाती क्यों है?
क्या जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को टैक्स लगाने के लिए? तो बिल्कुल मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है और क्यों जरूरत पड़ती है उसे टैक्स लगाने के लिए, और जो जरूरत पड़ती है तो वो कहां कहां से अपनी जरूरतों को पूरा करती है। तो मैं अपने कैमरामैन से ये कहूंगा कि स्क्रीन को थोड़ा सा पूरा कर दें, जिससे कि मुझे गायब कर दें, जिससे कि बच्चों को साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे और बड़ी स्क्रीन पर उन्हें दिखाई दे। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर टैक्सेस लेविड, व्हाई आर, क्वेश्चन ये है आपका कि व्हाई आर टैक्सेस लेविड, व्हाई आर टैक्सेस लेविड, व्हाई आर टैक्सेस लेविड। देखिए टैक्स क्यों लगाया जाता है? टैक्स इसलिए लगाया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। सर क्यों जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को पैसे की? उसे डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट करना है, राष्ट्र का, नेशन का डेवलपमेंट करना है। जैसे आप देख रहे होंगे कि इस समय मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार डेवलपमेंट में सड़कें बिछा रही है, डेवलपमेंट में वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ला रही है, डेवलपमेंट में वो रैपिड रेल ला रही है, प्रोजेक्ट ला रही है। तो अलग अलग पर्पज के लिए उसे पैसा चाहिए। तो डेवलपमेंट ऑफ नेशन का करना है, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड आ जाते हैं, ब्रिजेज आ जाते हैं। इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रिजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज में पानी है, हवा है, उसको प्रिजर्व करना है कि यूटिलाइजेशन इस तरीके से हो कि आज की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो सकें और भविष्य के लिए भी बचाई जा सकें। तो उसके लिए गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ता है, उसके लिए रिटायरमेंट के लिए खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा डिफेंस ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खर्च करना है, डिफेंस ऑफ नेशन। इसके अलावा मीटिंग कंटिजेंसी यानी कि कोई अचानक से कोई खर्चा आ जाए, कोई आपदा आ जाए। तो कोरोना में अगर आपने देखा हो, गवर्नमेंट ने जो गरीब लोग थे उन लोगों को फ्री में भी राशन बांटा है, उन्हें फ्री में भी कुछ हर महीने पैसे उपलब्ध कराए हैं। तो मीटिंग कंटिजेंसी। अब बात ये आती है, सर ये तो पता लग गया कि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, ये मैंने 5 कारण लिखे, इनके अलावा और भी कारण होते हैं, केवल मैं समझाने के लिए आपको 5 कारण लिखे हैं। अब बात ये आती है कि गवर्नमेंट जो है पैसा इकट्ठा कहां से करती है? तो गवर्नमेंट कलेक्ट फंड फ्रॉम, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सर अभी हमने लिखा नहीं था, तो चलिए मैं पुरानी स्क्रीन को दोबारा से आपके सामने रखता हूं जिससे आप लिख लें। वैसे ये क्वेश्चन जो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पेपर में। ये केवल एक नॉलेज टेक है कि आपको पता होना चाहिए कि टैक्सेस क्यों गवर्नमेंट लगाती है। टैक्सेस लगाती है गवर्नमेंट क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत क्यों है, ये मैंने 5 कारण लिखे हैं। डेवलपमेंट ऑफ नेशन, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिफेंस ऑफ नेशन और मीटिंग कंटिजेंसी। तो ये मैंने लिखे हैं आपके सामने। इसके अलावा गवर्नमेंट फंड कहाँ से कलेक्ट करती है? तो गवर्नमेंट फंड कलेक्ट करती है, पहला जो तरीका है उसका वो सेल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आप देखते होंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज में कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, गैस है। तो गवर्नमेंट लाइसेंस देती है अलग अलग कंपनियों को, उनसे मोटी रकम रिकवर करती है और उससे फिर अपना खर्चा चलाती है। और दूसरा तरीका है जो हम पढ़ रहे हैं, इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द इनकम या वेल्थ
वेल्थ या गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो दूसरा तरीका गवर्नमेंट के पास ये है। और भी तरीके हैं गवर्नमेंट के पास फंड्स को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन मेनली तरीके ये हैं। और उसमें से मैं जो सब्जेक्ट हमारा वो है इनकम टैक्स, यानी गवर्नमेंट किस तरीके से टैक्स लगाती है इनकम पर या गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो फटाफट आप इसे लिखिए, फिर हम बात करते हैं कि सर टैक्सेस कितने तरीके के होते हैं। हमें ये सर ये समझ में आ गया है कि टैक्स क्या है। टैक्स एक फाइनेंशियल बर्डन है विच इज लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन द सिटीजन, यानी कि एक फाइनेंशियल बर्डन है जो कि गवर्नमेंट अपने निवासियों के ऊपर लगाती है। सर टैक्स क्यों लगाया जाता है? टैक्स लगाया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट है इन कारणों के लिए जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। सर गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत है, गवर्नमेंट कहाँ से इकट्ठा करती है? तो मैंने दो मेजर रिसोर्सेज आपके सामने रख दिए हैं। ये दो मेजर रिसोर्सेज क्या हैं टैक्स को रिकवर करने के, फंड्स को रिकवर करने के? तो उसमें से जो दूसरा तरीका है वो है टैक्स लगा के। अब सर टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप ऑफ टैक्स, टाइप ऑफ टैक्सेस की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ टैक्सेस की बात कर लेते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है जी इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। टैक्स पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, यानी कि ये जो टैक्स है वो डायरेक्टली पेड किया जाता है गवर्नमेंट को। अब इसका एग्जांपल देता हूं मैं। और टैक्स पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, टैक्स पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। देखिए जैसे डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स यानी कि अगर मैं कोई इनकम कमा रहा हूं तो गवर्नमेंट डायरेक्टली मुझसे डिमांड करेगी टैक्स को, अब मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी। जिस समय आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज बाजार से खरीदते हैं तो उस समय गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं डिमांड करती बल्कि दुकानदार से डिमांड करती है। लेकिन दुकानदार अपने जो माल की कीमत है उसमें टैक्स की रकम जोड़कर आपको वो बर्डन पास कर देता है, यानी कि दे तो आप ही रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि मैं गुड्स की कीमत दे रहा हूं, लेकिन जबकि उस गुड्स की कीमत में दो दो चीजें शामिल होती हैं। गुड्स की कीमत भी शामिल होती है और प्लस टैक्स की रकम भी शामिल होती है। तो यानी कि वो इनडायरेक्टली तरीका हुआ गवर्नमेंट का टैक्स को लगाने का। इसका डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? बर्डन कैन नॉट बी पास्ड, बर्डन कैन नॉट बी पास्ड, यानी कि ये बर्डन आप किसी के ऊपर पास नहीं कर सकते। जो इनकम टैक्स है वो आप किसी और से रिकवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है बर्डन कैन बी पास, बर्डन कैन बी पास, ये बर्डन पास किया जा सकता है। आप कोई दुकानदार से कोई माल परचेज करते हैं तो वो माल की कीमत में ये तो बता सकता है कि एड इतना 18% जीएसटी है या 28% जीएसटी है, लेकिन वो आपको जो बिल है, जो इनवॉइस है, वो ये बर्डन पास नहीं कर सकता कि मैं आपसे जो कमा रहा हूं तो उस पर मुझे इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। तो वो आपसे इनकम टैक्स की रकम को जोड़कर माल की कीमत तय नहीं कर सकता, लेकिन जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो दे रहा है गवर्नमेंट को, उसे जोड़कर वो माल की रकम तय कर सकता है। तो बर्डन कैन नॉट बी पास, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन पास नहीं किया जा सकता, इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन पास किया जा सकता है। इसके अलावा एक तीसरा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है प्रोग्रेसिव नेचर, प्रोग्रेसिव इन नेचर, और ये होता है रिग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब ये होता है कि अमीर गरीब का ध्यान रखा जाता है। जिन लोगों की इनकम कम है उनसे गवर्नमेंट कम टैक्स चार्ज करती है और जिन लोगों की इनकम ज़्यादा है उनसे गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स चार्ज करती है।
लेकिन जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो रिग्रेसिव नेचर है। अगर पेट्रोल एक गरीब आदमी परचेज करेगा तो मार्केट में पेट्रोल उसी रेट में मिलेगा जितना अमीर आदमी को मिलता है, यानी कि ये रिग्रेसिव नेचर है। इसमें गरीब और अमीर का, रिच और पुअर का ध्यान नहीं रखा जाता। कोई भी सामान आप बाजार से परचेज करते हैं तो अमीर आदमी को भी उसी रेट का मिलता है जितना कि गरीब आदमी को मिलता है। तो ये 3 डिफरेंस हैं आपके डायरेक्ट टैक्सेस में। इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंसेस और भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कोई पेपर में आने वाला नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा उसको एलोबरेट नहीं करने वाले हैं अपनी स्टडी के दौरान। हमें वो चीज़ें ध्यान रखनी है। ये केवल मैं नॉलेज चेक के लिए आपको बताया है कि टैक्स क्या है, टैक्स गवर्नमेंट क्यों लगाती है, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। ये आज हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। टैक्स क्या है, व्हाट इज ए टैक्स? तो टैक्स इज ए फाइनेंशियल बर्डन विच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द सिटीजन। व्हाई गवर्नमेंट लेवी टैक्सेस? क्यों गवर्नमेंट टैक्स लगाती है? गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसे डेवलपमेंट ऑफ नेशन करना है, उसे डेवलप करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, उसे डिफेंस करना है, मीटिंग कंटिजेंसी और भी तमाम तरह के खर्चे आते रहते हैं गवर्नमेंट के सामने। तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए उसे फंड की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट वो फंड कहाँ से इकट्ठा करती है? मेनली 2 तरीके हैं। उसे नेचुरल रिसोर्सेज को बेच के, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस वगैरह, इन चीज़ों को बेच के वो अपने इनकम को लाती है। इसके अलावा इम्पोजिंग टैक्सेस। टैक्स 2 तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्सेस, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स लगाती है जो कि टैक्स पेयर को देना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में गवर्नमेंट इनडायरेक्ट तरीके से टैक्स पेयर से रिकवर करती है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जाम्पल है और गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जाम्पल है। डायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन को पास नहीं किया जा सकता, इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन को पास किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव इन नेचर है और इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका रिग्रेसिव इन नेचर है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल से आपका नेक्स्ट क्लास से, कल भी सेम टाइम आपकी क्लास होगी 11 बजे ही। तो कल से आपको मेन इनकम टैक्स में मैं आपको ले चलूँगा, मेन सब्जेक्ट में आपको ले चलूँगा कि आपके लिए कौन सा असेसमेंट ईयर लगता है, या वो जो वोकेबलरी भी मुझे बतानी है उन चीज़ों को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। 5 क्लासेस आपको ध्यान से पढ़नी है, उसके बाद आपको अंतर खुद ब खुद पता लग जाएगा कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है और आपको किस तरीके से चीज़ें याद होंगी और रिटेन भी रहेंगी। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।